अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े एक नेचर की 7 पिटीशंस को एक साथ सुनने वाले मामले की सुनवाई अब 12 मई को होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुबैना शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की पिटीशन पर 11 मई को सुनवाई होगी। इसके चलते डिस्ट्रिक्ट जज अजय कुमार विश्वेश ने इस सुनवाई को 12 मई तक टाल दिया है। 17 अप्रैल को कोर्ट के हुक्म के बाद पहली बार 6 सिविल कोर्ट और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट से सभी 7 अर्जियों को निकालकर एक साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया। इसके बाद वकील शिवम गौड़ ने दलीलें दी कि हाई कोर्ट में कार्बन डेटिंग का मामला पेंडिंग में है। इसके बाद वाराणसी कोर्ट ने नई तारीख 12 तारीख की दी है। शिवम गौड़ ने कहा कि अगर कार्बन डेटिंग मामले की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ती है तो फिर वाराणसी कोर्ट में 12 मई को होने वाली सुनवाई भी टल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 शुबे को जमीयत उलमा हिंद की उस अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया जिसमें प्रोपेगेंडा पर मबनी फिल्म द केरला स्टोरी की नुमाइश पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर मौजू पर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत करना मुमकिन नहीं है और अर्जी गुजार मुतालिका हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। ख्याल रहे कि जमीयत उलमा हिंद के अलावा मशहूर सहाफ़ी कुर्बान अली ने भी सुप्रीम कोर्ट में द केरला स्टोरी की नुमाइश पर पाबंदी आयद करने की अर्जी दायर की थी। फिल्म 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच के सामने अर्जियों को फौरी तौर पर फेहरिस्त में शामिल करने के लिए खुसूसी तज़किरा किया गया था, यानी स्पेशल मेंशन था। अर्जी में मुतालबा किया गया था कि फिल्म में एक तरदीद होना चाहिए कि यह अफसाने पर मबनी फिल्म है। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत जो राहत तलब की गई है वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के सामने रखी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बुनियाद पर अर्जी पर गौर करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उसे अर्जी गुजारों पर छोड़ते हैं कि वो मुनासिब हाई कोर्ट से रुजू करें। अर्जी गुजारों में से एक की तरफ से पेश होने वाले वकील ने कहा कि केरला हाई कोर्ट में फिल्म के खिलाफ एक अर्जी दायर की गई है और ये 5 मई को समाअत के लिए दर्ज है। फिल्म उसी दिन पूरे हिंदुस्तान में रिलीज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में तजुर्बेकार जज हैं, वो मकामी हालात से वाकिफ हैं। हम सुपर अदालत क्यों बने। अदालत ने अर्जी गुजारों से कहा कि वो हाई कोर्ट जाएं, वो उनके अर्जियों को जल्द निपटाने पर गौर कर सकती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 शुबे को अपनी इंतखाबी तकरीर बजरंग बली की जय से शुरू की और कांग्रेस कायद सोनिया गांधी और उनके खानदान पर सख्त हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस कर्नाटका में इख्तिदार में आने की कोशिश कर रही है क्योंकि ऐसा इसलिए कर रही है कि वो उसे दिल्ली में बैठे शाही खानदान के लिए ATM नंबर 1 बना सके। मोदी कर्नाटका में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि कर्नाटका सनती तरक्की में नंबर 1 बने। हमारी कोशिश है कि कर्नाटका ज़राअत की तरक्की, तालीम और सेहत में नंबर 1 बने, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि कर्नाटका को शाही खानदान के लिए ATM नंबर 1 बनाया जाए। मोदी को गाली दो, जिसको मर्जी पड़े वो गाली दे रहा है। क्या कर्नाटका में कोई भी गाली संस्कृति को स्वीकार करता है क्या? कोई किसी को गाली बोले वो पसंद करता है क्या? छोटे व्यक्ति को भी कोई गाली बोलेगा तो अच्छा लगता है क्या? क्या कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? इस बार क्या करोगे? क्या करोगे? सजा करोगे? गाली देने वालों को सजा करोगे? बराबर जम करके सजा करोगे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। पक्का दोगे ना? मोदी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कर्नाटका में अपनी पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। एक तकरीर में उन्होंने मोदी जी पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी आप वजीर आजम हैं, रोइए मत, सवालों का जवाब दीजिए। मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरी छाती 56 इंच की है। अरे भाई, तुम्हारा छाती 56 इंच लेके क्या करना? हमको खाने के लिए अनाज होना, रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े होना, सर पे छत होना, लोग ये चाहते हैं। तुम्हारी छाती देख के कौन काम करने वाला है?
अगर आपको उतनी ख्वाहिश है अपनी छाती दिखाना तो किसी टेलर को बुला लो, छाती का माप ले लो या और नए जैकेट सिलाते जाओ, क्योंकि उन्होंने रोज एक जैकेट पहनते हैं, एक फंक्शन को एक जैकेट, रोज एक नहीं, एक फंक्शन को एक, और ऊपर से कहते हैं मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरे को सब लोग गालियां देते हैं, मैं पिछड़ा हूं। हम क्या आगे वाले हैं क्या? हम तो और पिछड़े वाले हैं। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कुछ संविधान में दिया, इसीलिए हम थोड़ा कुछ जी रहे हैं, नहीं तो आप लोग जीने भी नहीं देते थे। और हमको ये कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूं, मेरे को गालियां दे, मेरे को 91 टाइम्स गालियां दे। अरे ये कहने की बात है? अरे आप प्रधानमंत्री हो, रो मत, रो मत, आप सवाल का जवाब दो, उसके बजाय आप हमेशा रोते ही रहे। कभी बोलते हैं बैकवर्ड हूं, कभी बोलते हैं मुझे गरीब आदमी को कोई सहन नहीं कर रहा, कभी ये बोलते हैं मैं एक छोटे से छोटे होटल बना के मैं आ गया, ये बात आप बोलते हैं। अरे हम भी यही बोलते हैं, हम तो ये नहीं बोले राजे महाराजा के बेटे, मैं तो हमेशा बोलता हूं मैं एक मजदूर का बेटा हूं, एक काम करने वाला मेहनत कश का बेटा हूं। मैं कभी किसी का फुक्कर नहीं खाया, ना मेरे बाप ने खिलाया, मेरे बाप ने खिलाया, मेहनत के पैसे से खिलाया, मेरे को बड़ा बनाया, मेरे को पढ़ाया, मेरे को लिखाया, और जो अन्याय करते उनके विरुद्ध लड़ने का मुझे सिखाया। और आप तो रोते ही रहते। अरे आपके पीछे तो आरएसएस है, बीजेपी के लोग हैं, 40% वाले हैं, इतने लोग रहते हुए हिम्मत से काम लो, उसके बजाय मेरे को ऐसा बोले वैसा बोले। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही है, बजरंग बली पर नहीं। बजरंग बली के नाम से कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि बजरंग दल पर हम बैन करेंगे, हमारी सरकार आएगी, तो इस पे मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग बजरंग बली का सीधा अपमान कर रहे हैं, उनको गेट में ताला लगा रहे हैं, जैसे पहले राम को लगाया था। मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर है। अब वो कबीर जी को, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं, एक साथ बैठ के समाज के उत्थान की चर्चा करते थे। कौन कौन से हुए? गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, कबीर जी, सबके कार्यकाल अलग है। जो चीज पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बता दें, 650 करोड़ का। भाई बेल लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं, उसके नाम से गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा, अरे राम अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था। तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? अब तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बातों गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसमें भी झूठ बोल गए। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहाँ भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है तो उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है,
प्रधानमंत्री इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज तत्कालीन जो समस्या है अडानी तो शेयर इतना गिर क्यों गया, हिडेनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी मौन, एक शब्द नहीं बोल रहे। कर्नाटक के विकास के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। वो या तो अपने बारे में बोलते हैं, अपने मेरे इनके बार गाली दी, वो बात बोलेंगे तो प्रधानमंत्री पास से हट जाना, भाई आपको कौन गाली देगा, आपकी आलोचना कौन करेगा। सर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, क्या यहाँ पर बजरंग दल को बैन किया जा सकता है? इसकी शुरुआत क्योंकि कर्नाटक में हमारी सरकार आई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो अलग अलग देखो वहाँ क्या हो रहा है, कहाँ से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारे पार्टी पदाधिकारियों ने जो सोचा है उस हिसाब से अब वहाँ लागू हो गया, यहाँ करेंगे क्या, वहाँ ऐसा हुआ यहाँ करेंगे क्या। अब 2 लीटर आधा लीटर दूध हर घर में देंगे बोले मतलब मोदी जी और अमित शाह। कांग्रेस प्रियंका गांधी ने आज कर्नाटक के बीदर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। अपनी तकरीर में प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के कायदीन इख्तिदार हासिल करने के लिए कुछ भी कर डालेंगे, जनता को कुचल डालेंगे, लेकिन उन्हें इख्तिदार चाहिए। अब वक्त आ गया है, आप सभी होशियार हो जाएं और बीजेपी को सबक सिखाएं। बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, पदाधिकारी सब सत्ता को हासिल करने के लिए कुछ भी कर डालेंगे, जनता को कुचल डालेंगे, लेकिन सत्ता चाहिए। आज इनको सबक सिखाने का मौका है। समय आ गया है बहनों और भाइयों, बहुत हो गया है, बहुत इधर उधर की बातें हो गई हैं। तुम नौजवान हो, हाथ हिला रहे थे मुझे, तुम ये हरी टी शर्ट वाले, तुम नौजवान हो, तुम्हारे भविष्य का क्या होगा अगर तुम आज खड़े नहीं होगे, अगर तुम आज नहीं मांगोगे कि जो तुम्हारे प्रदेश में सरकार आए बगैर तुम्हें लूटे, ईमानदारी से तुम्हारे प्रति समर्पित होकर तुम्हें जॉब दिलवाए, तुम्हारा विकास कराए, तुम्हारे किसान माता पिता को मदद करे, तुम्हारी माँ को मदद करे, तुम्हारी बहनों को मदद करे, तो कौन मांगेगा और कब मांगेगा। तो अब समय आ गया है कि आप सब जागरूक बन जाओ, इनको सबक सिखाओ। एक लहर है कर्नाटका में, बदलाव की लहर है। ऐसा बदलाव लाओ कि फिर कभी सरकार को चोरी करने की हिम्मत ना हो इनकी। पूर्ण बहुमत लाओ, पूर्ण बहुमत, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के एक एक विधायक को जिताओ, ताकि यहां जो सरकार बने वो आपकी सरकार बने, आपके सामने सर झुकाए, आपका आदर करे और कभी आपकी समस्याओं को सुलझाने से पीछे नहीं हटे। यही मेरा आग्रह है आपसे। वोट मांगने नहीं आई हूं, जागरूकता मांगने आई हूं। जाग जाओ। हमारे 4 उम्मीदवार हैं बीजेपी के नेता। राजस्थान के एक बीजेपी रुकन असेंबली मदन दिलावर ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर एक काबिल एतराज बयान दिया। उन्होंने कहा कि खड़गे की उम्र 80 बरस है और वो कभी भी मर सकते हैं। इस बयान के खिलाफ कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि वो अपनी पार्टी के एमएलए के इस रिमार्क्स पर क्या कहेंगे और क्या उस रुकन असेंबली के खिलाफ कार्रवाई होगी। Hatred at the instance of Prime Minister Modi to abuse the tallest son of soil of Karnataka, who after having been born in a labourer family has risen from the ranks of a bloc president to be the president of Indian National Congress, is disgusting, is filthy, is nauseating, and is unacceptable and reprehensible. People of Karnataka, perhaps Modi ji does not know, across party lines, call the Congress president, Shri Mallikarjun Khadge, as, and please correct my Kannada, for I am still in the learning process, Dinesh ji, as
Solilada Sardara, a warrior who knows no defeat, and they are wishing death for Shri Mallikarjun Kharge. We take strong objection to the fact, Mr. Prime Minister Narendra Modi, that just because you hate Mallikarjun Kharge ji, just because Basavaraj Bommai ji is said to be defeated to below 40 seats, just because you have lost the narrative, just because people of Karnataka have rejected you, just because you cannot find an answer to 40% commission, just because Prime Minister and BJP have lost the plot, just because they have no answer to the job scam, you wish death to Shri Mallikarjun Kharge? Is that the low level of politics that BJP is going to stoop to now? That they unleash their MLAs, they unleash the BJP general secretaries to wish death for Shri Mallikarjun Kharge? We want to ask Prime Minister Modi, Modi ji, you are here in Karnataka today, and your MLA general secretary. दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने अपनी अहलिया की सेहत का हवाला देते हुए अबूरी जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू किया है। इस मामले पर 4 मई को अदालत ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को नोटिस जारी कर दिया है। ख्याल है कि 25 अप्रैल को अचानक तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाले के सिलसिले में तिहाड़ जेल में कैद मनीष सिसोदिया की अहलिया सीमा सिसोदिया को अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। तभी से उनका इलाज जारी है। एक दिन बाद यानी 6 अप्रैल को वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल सीमा सिसोदिया की अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे थे। अपोलो अस्पताल में सीमा सिसोदिया की अयादत के बाद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि मैं अभी सीमा भाभी यानी मनीष जी की बीवी से अस्पताल में मुलाकात करके आ रहा हूं। वो 24 अप्रैल से अस्पताल में दाखिल है। उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है। ये बहुत संगीन बीमारी है। मैं खुदा से उनकी सेहत के लिए दुआ हूँ। ख्याल है कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। तभी से वो तिहाड़ जेल में कैद है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चिट्ठी मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ईडी ने चिट्ठी लिखकर ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि गलती से उनका नाम शराब केस घोटाले की चार्जशीट में आया था। मंगल को संजय सिंह का ईडी को दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम सामने आया था। ईडी की जांच एक झूठ का पुलिंदा है। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो, दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हो, इस सब के पीछे एक ही मकसद है। अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी को डर लगता है और अरविंद केजरीवाल को बदनाम कैसे किया जाए, इसकी पूरी साजिश है। ईडी ने मेरा नाम चार्जशीट पे डाला था, फर्जी तरीके से, झूठे तरीके से, बेबुनियाद तरीके से। उस पर मैंने लीगल नोटिस भेजा। आज उस लीगल नोटिस का जवाब दिया ईडी ने। इतिहास में पहली बार ईडी ने माना है, स्वीकार किया है कि मेरा नाम गलती से चार्जशीट में डाल दिया। ये क्या मजाक है? ये क्या झूठी जांच है? ये क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी नाच रही है? ये क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? ये क्यों अरविंद केजरीवाल से डरकर उनके लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है? मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करो। एक झूठी जांच चलाकर, एक बेबुनियाद जांच चलाकर, एक आधारहीन जांच चलाकर सबको फंसाओ, सबको जेल में डालो। मैंने पहले दिन से कहा था, पूरा जीवन ईमानदारी से जिया हूं और जीता रहूंगा। नरेंद्र मोदी जी, आप चाहे जितने प्रयास कर लें, आप अपने इस झूठ में सफल नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल अपनी छवि के साथ, अपनी योग्यता और क्षमता के साथ, ईमानदारी के साथ जो अपनी सरकार चला रहे हैं, वो चलाते रहेंगे। आपके इन प्रयासों से पहलवानों की ताईद में मार्च निकाल रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के तुलबा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं स्टूडेंट्स ने पुलिस पर बदतमीजी करने का और मारपीट का इल्जाम लगाया। इतवार को बजरंग पुनिया ने तुलबा से ताईद की मांग की थी। पहलवानों ने स्टूडेंट्स के साथ दिल्ली पुलिस की
उनके साथ जो बर्बरियत की गई उसकी मजम्मत की है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यनशीन बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी लौटा दी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर उन्हें सिक्योरिटी दी गई थी, जिसमें 12-12 घंटे की शिफ्ट में एक सिपाही उनके साथ रखा गया था। खिलाड़ियों ने कहा कि अगर वो जंतर मंतर पर भी महफूज नहीं है तो कहीं भी महफूज नहीं है। वो यहाँ पुरअमन तरीके से अपना धरना दे रहे हैं। यहाँ रोजाना उनकी तायद में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, मगर उन्हें किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। उधर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की सदस्यनशीन पीटी उषा जंतर मंतर पहुंची। वहां उन्होंने धरने पर बैठे रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बाकी पहलवानों से बातचीत की। इस दौरान बजरंग पुनिया ने कहा कि पीटी उषा ने बोला कि वो हमारे साथ खड़ी हैं और हमें इंसाफ दिलवाएंगी। वो पहले एक एथलीट है और फिर कुछ और। देखा होगा टोल पर नेता का टोल टैक्स नहीं लगता। हमने सोचा बेटा पता है कानून है, हम सोच सकता बड़े बड़े नेताओं को लगता ही नहीं हो। हम पागलपुर साथियों, आपके बीच में मिस्ट्री हेल्पिंग फाउंडेशन से आए हैं। कैश की तंगी से जूझ रही एयरलाइन गो फर्स्ट के मुसाफिर परेशान हैं। एयरलाइंस ने 3, 4 और 5 मई के लिए फ्लाइट सस्पेंड कर दी हैं। उसके पास फ्यूल भरने के भी पैसे नहीं हैं। एयरलाइन की वेबसाइट के मुताबिक रोजाना 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए 200 से ज्यादा
फ्लाइट ऑपरेट करती है। फ्लाइट ऑपरेशन रद्द होने के बाद एयरलाइंस टिकटों का पैसा भी वापस करेगी। रिफंड ओरिजिनल पेमेंट मोड के जरिए किया जाएगा, मतलब जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड के जरिए टिकट का पेमेंट किया उनके क्रेडिट कार्ड में स्टेटमेंट में रिफंड दिखाई देगा। वहीं जिन्होंने यूपीआई और नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट किया है उन्हें रिफंड सीधे उनके अकाउंट में मिलेगा। एक तरफ रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है और दूसरी तरफ ये सनसनीखेज खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को हला करने के मकसद से ड्रोन हमला किया। एक एजेंसी ने रूसी न्यूज एजेंसी के हवाले से इस सिलसिले में जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेमलिन ने इस हमले को एक प्लान्ड टेररिस्ट एक्शन करार दिया और बताया जा रहा है कि इस हमले के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन दोनों ही ड्रोन को रूसी डिफेंस फोर्सेस ने तबाह कर दिया। क्रेमलिन की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें बताया गया कि सदर पुतिन पूरी तरह से महफूज हैं और बिल्डिंग को भी किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा। गोया कि रूसी डिफेंस फोर्सेस की फौरी कार्रवाई से यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम हो गया और रूसी सदर पुतिन बाल बाल बच गए। जुनूब मशरकी यूरोपीय मुल्क सर्बिया के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग ने दहशत और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग में कम से कम 9 अफराद की मौत हुई है और कई जख्मी भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि महलूकीन में 8 तालिब इल्म शामिल हैं, जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड को भी गोली लगने से उसकी मौत हुई है। सर्बिया की वजारत दाखिला ने इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि गोलीबारी का पता चलते ही पुलिस की टीमें जाए हादसे के लिए पहुंची और हालात को संभालने में मसरूफ हो गई। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिन जख्मियों को अस्पताल में बगैर इलाज दाखिल किया गया उनमें 6 तालिब इल्म और एक उस्ताद शामिल हैं। पुलिस अफसरान का कहना है कि गोलीबारी आज सुबह बेलग्रेड के विलादसाओ रेंजर स्कूल में हुई। गोलियां तुलबा के ऊपर चलाई गई, इसलिए मुतासरीन में तुलबा की तादाद ज्यादा है। इस फायरिंग वाक़े के ताल्लुक से 14 साल एक तालिब इल्म को हिरासत में लिया गया है। अफगानिस्तान में हर रोज करीब 167 बच्चों की मौत हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है और जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा खराब हो सकती है। घोर सूबे के बेस्ट हॉस्पिटल में कई कमरे बीमार बच्चों से भरे हुए हैं। अस्पताल में एक बेड पर कम से कम 2 बच्चे भर्ती हैं। वहीं 60 बच्चों के वार्ड में देखरेख के लिए सिर्फ 2 नर्सें काम कर रही हैं। यूनिसेफ के मुताबिक ये बच्चे संगीन बीमारियों से जूझ रहे हैं, हालांकि इन बीमारियों का इलाज मुमकिन है। दरअसल अफगानिस्तान में हमेशा से ही हेल्थ फैसिलिटीज़ खराब रही हैं। तालिबान के कब्जे से हमले यहाँ बैरूनी फंडिंग के जरिए इलाज की सहूलियात जुटाई जाती हैं, लेकिन 2021 के बाद से ये भी बंद हो गया। बीबीसी के मुताबिक पिछले 20 महीनों में कई बड़े अस्पताल बंद हो चुके हैं। इख्तिदार पर कब्जा करने के बाद से तालिबान लगातार खवातीन पर अलग अलग बैन लगाती आ रही है। उसने औरतों के एनजीओ में काम करने पर भी पाबंदी लगा दी है। इसकी वजह से सोशल सर्विसेज के तौर पर भी एजेंसियां बच्चों की कोई मदद नहीं कर पा रही हैं। घोर की एक अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर समदी ने बताया कि अस्पताल में दरकार ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, इलाज के लिए बाकी ज़रूरी मशीनों की भी कमी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ज़रूरत जितना स्टाफ भी नहीं है, खवातीन स्टाफ की सबसे ज़्यादा कमी है। जब हमारे पास सभी ऐसे बच्चे हैं जो शदीद संगीन हालत में हैं तो हम पहले किस बच्चे का इलाज करें? हमारे पास उन्हें मरते हुए देखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। ऐसा दावा करने वाले आपकी ज़िंदगी में बहुत से अशखास आए होंगे जिनके बारे में आपको यह ख्याल होगा कि वो सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। लेकिन अब एक ऐसी मशीन की बात हो रही है जो ये बता देगी कि आपकी और दीगर लोगों के जहन में क्या चल रहा है, और ये मुमकिन हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत की मदद से एक नया तरीका ईजाद कर लिया गया है जिससे इंसानों का दिमाग पढ़ा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने एक ऐसा एआई मॉडल तैयार किया जो इंसानी जहन को पढ़ सकता है। इस एआई सिस्टम को सेमेंटिक डिकोडर का नाम दिया गया। ये इंसानी दिमाग की सरगर्मी को मतन में तब्दील कर सकता है। इस तहकीक की क़यादत जेरी टैंग और एलेक्स हित ने की है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जा सकता है जो जिन्हें माजूरी या फालिज के शिकार वो हो चुके हैं। इस टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर सेहत के शोबे में इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।